कितने वर्ष के अंतर में होती है? 10 साल के अंतर में। 2001 में हुई होगी, फिर 11 में हुई, फिर 21 में होना था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से जनगणना पर्याप्त तरीके से हो नहीं पाई। तो उन्होंने क्या किया, जो पुराना डाटा था उसी के आधार पर जनगणना को अपने आप उन्होंने अपलोड कर दिया। तो 2021 की जनगणना ठीक ठाक तरीके से नहीं हो पाई। तो इसलिए जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं वो 2011 के ही, और अभी जो एग्ज़ाम हो रही है उनमें 2011 के हिसाब से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अपने पास भी जो डाटा जो है वो 2011 की जनगणना के अनुसार है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो एमपी की जनसंख्या वो कितनी है? 7,26,26,26,000 से ऐसे ऊपर जाएगी। 7, 26, 26, 26 ऐसे आगे बढ़ जाएगी। तो इसका जो आंसर आएगा वो लगभग में कितना आएगा? 7.26 करोड़, मतलब 7,26,00,000। 2011 के आंकड़ों के अनुसार ये जनसंख्या है किसकी? मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? इंदौर। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है वो इंदौर ज़िले की है, और सबसे कम जनसंख्या वो कौन सी है? निमाड़ी की। लेकिन ये वर्तमान की बात है। अगर अपन 2011 की जनगणना देख रहे हैं और 2011 की जनगणना के अनुसार देखेंगे ना, तो हरदा का नाम आता था जनसंख्या में सबसे कम वाला जिला जो था वो हरदा था सन 2011 में। लेकिन ये निमाड़ी बाद में बना, तो निमाड़ी में जनसंख्या अभी वर्तमान में देखें तो नाम किसका आएगा? निवाड़ी का। जनसंख्या में भी कम है वो, और क्षेत्रफल में भी कम है। ठीक है, ये 2011 के आंकड़ों के अनुसार है। अब अपने को पढ़ना है साक्षरता। साक्षरता तो मध्य प्रदेश की जो साक्षरता है वो कितनी है? लगभग में 69.35% है ना। 60, ये 2011 के आंकड़ों के अनुसार 69.35% मध्य प्रदेश की साक्षरता है। और सबसे जो साक्षर वाला ज़िला है, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, वो कहाँ पर है? जबलपुर में। जबलपुर संभाग भी है और जबलपुर ज़िला भी है। तो जबलपुर ज़िले के लोग सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। कितने परसेंट? लगभग 81% लोग ज़्यादा पढ़े लिखे, मतलब 81% लोग वहाँ पर साक्षर हैं। ठीक है, और सबसे कम जो है वो कहाँ पर है? अलीराजपुर। अलीराजपुर किस संभाग के अंतर्गत आता है? इंदौर संभाग। इंदौर, इस साइड में अपन देखा ना, गुजरात साइड, तो इधर कौन सा संभाग है? इंदौर। और सबसे लास्ट में जो है गुजरात की सीमा को स्पर्श करता है वो ये अलीराजपुर ही तो है, अलीराजपुर और झाबुआ। तो ये अलीराजपुर किस नाम से याद करना है अपने को? सबसे कम जनसंख्या, का सबसे कम पढ़े लिखी जनसंख्या वाला, सबसे कम पढ़े लिखी जो जनसंख्या है वो कहाँ पर है? अलीराजपुर में। और सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग जो है वो कहाँ पर है? जबलपुर में। और इनका अगर संभाग पूछा गया तो जबलपुर संभाग ही है, और अलीराजपुर का संभाग पूछा गया तो ये कौन सा संभाग में है? इंदौर में। अलीराजपुर जो है इंदौर में। और ये किसके राज्य की सीमा को स्पर्श करता है? तो ये गुजरात। और नीचे साइड देखें तो ये महाराष्ट्र की सीमा को भी स्पर्श करता है। अब लिंगानुपात। लिंगानुपात का मतलब क्या होता है? अगर लिंगानुपात ज़्यादा हुआ मतलब महिलाओं की संख्या ज़्यादा, और लिंगानुपात अगर कम हुआ मतलब महिलाओं की संख्या कम, और इसको मापा जाता है 1000 से। ठीक है, अपने मध्य प्रदेश में जो वर्तमान लिंगानुपात है वो कितना है? 931। मतलब 1000 अगर पुरुष है तो उनमें महिलाएं की संख्या कितनी है? केवल 931। मतलब महिलाओं की संख्या कम है, पुरुषों की संख्या ज़्यादा है। तो ये अपन कहेंगे लिंगानुपात कैसा है? न्यूनतम है, कम लिंगानुपात है। मध्य प्रदेश का जो लिंगानुपात है ना वो कम है। पुरुष अगर 1000 है तो महिला कितनी है? 931। वही देखो अधिकतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? बालाघाट। बालाघाट जिले में 1000 पुरुषों की तुलना में 1021 महिलाएं हैं। 21 महिलाएं ज़्यादा है। अगर 1000 पुरुष है तो महिलाएं कितनी हैं? 1021 है। ये कहाँ पर है? बालाघाट में। और बालाघाट किस संभाग में आता है? जबलपुर संभाग में। बालाघाट जबलपुर संभाग में आता है। न्यूनतम जनसंख्या वाला देखें, सबसे कम जनसंख्या में देखें कि न्यूनतम लिंगानुपात वाली जनसंख्या जो है वो कहाँ पर है? न्यूनतम लिंगानुपात वाली जनसंख्या भिंड में है। कितनी है? 837। मतलब 1000 अगर पुरुष है तो महिला केवल वहाँ पर कितनी है? 837। किसमें? भिंड जिले में। और भिंड किस संभाग में आता है? चंबल संभाग में। सबसे ऊपर वाला संभाग जो है चंबल, वहाँ पर भिंड है। और वहाँ पर, और इस भिंड को अपन ने एक चीज़ से और याद रखा है, किस लिए? सबसे कम वर्षा होती है भिंड के गोहद में, इसलिए भी अपन ने भिंड को याद रखा है। भिंड के संभाग में? चंबल संभाग में। तो ये हो गया अपना लिंगानुपात।
अब जनसंख्या वृद्धि, ठीक है, ये वैसे तो क्वेश्चन में पूछे जाने की संभावना बहुत कम है, पूछा नहीं जाता, लेकिन अगर देखें जनसंख्या वृद्धि सबसे ज़्यादा किस जिले में हुई है, तो मध्य प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला है इंदौर। इंदौर में जनसंख्या वृद्धि बहुत ज़्यादा हुई है, लगभग 32.9% जनसंख्या वृद्धि हुई है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है? इंदौर में। और वहीं सबसे ज़्यादा जनसंख्या में वृद्धि भी हुई है। जब उन्होंने नापा होगा ना, जनगणना की होगी, तो पहले जो जनसंख्या मिली और उसके बाद जो जनसंख्या मिली, तो उसमें 32.9% का अंतर मिला, मतलब जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी है वहाँ पर, 32.9%। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला देखें तो कौन सा है? अनूपपुर। यहाँ पर कम जनसंख्या बढ़ी, कितनी? केवल 12.3%। अनूपपुर जो है किस संभाग में है? शहडोल संभाग में। अनूपपुर जो है किस संभाग में है? शहडोल में। शहडोल को और किस लिए याद किया जाता है? नर्मदा नदी, अमरकंटक, अमरकंटक से निकली है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी, सोन नदी कहाँ से निकली है? अमरकंटक के पास से। और वही ये कहाँ पर है? अनूपपुर में। ये किस में है? शहडोल संभाग में। तो इसको 2-3 चीज़ों से अपने को याद करना है। जनसंख्या घनत्व, देखो घनत्व का मतलब तो बताया था, कम स्थान पे ज़्यादा लोग रहना। ज़्यादा घनत्व का मतलब क्या? कम स्थान पे ज़्यादा लोग रहना, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है? 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मतलब मध्य प्रदेश में 1 वर्ग किलोमीटर में 236 लोग रहते हैं प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं? 236। ये मध्य प्रदेश का ऑल ओवर है। लेकिन इसमें जिले पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो भोपाल। जब अपन ने भोपाल संभाग पढ़ा तो देखा था नक्शे में कितना छोटा सा था, बहुत छोटा है भोपाल, लेकिन वहाँ पे सुविधाएं, पढ़ाई की सुविधाएं, काम करने की सुविधाएं, बहुत सी चीज़ें ऐसी जो है बहुत ज़्यादा है। इस वजह से वहाँ पे जनसंख्या, मतलब काफ़ी लोग वहाँ पे बस रहे हैं जा जा के, और जो पहले से वो तो है ही, नए लोग भी वहाँ पर जाके प्लाट मकान लेके बस रहे हैं। तो वहाँ पे जनसंख्या घनत्व है वो निरंतर बढ़ते ही जा रहा है। तो जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है वो किस जिले का है? भोपाल का। घनत्व बात अलग है, जनसंख्या बात अलग है। जनसंख्या ज़्यादा इंदौर की है ना। मध्य प्रदेश में जो जनसंख्या ज़्यादा है वो कहाँ की है? इंदौर की ज़्यादा है। लेकिन जो घनत्व, हमारे घनत्व में देखें कि कम जगह पर ज़्यादा लोग रह रहे हैं, तो वो कहाँ पर रह रहे हैं? भोपाल में। क्योंकि भोपाल का क्षेत्रफल देखा ना, छोटा सा है, अपन नक्शे में देखते हैं छोटा सा है भोपाल, और भोपाल में बहुत ज़्यादा लोग घनत्व के अनुसार है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा है? डिंडोरी। डिंडोरी किस में से निकला था? मंडला में से, ठीक है। डिंडोरी किस में से निकला था? मंडला में। और ये जो मंडला है, डिंडोरी है, बालाघाट है, किस संभाग में है? जबलपुर संभाग में। ये कौन से संभाग में है? जबलपुर में। अब मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति देखो। मध्य प्रदेश जो है ना, अर्थव्यवस्था में कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर अपने मध्य प्रदेश में कृषि बहुत ज़्यादा होती है। मध्य प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है? कृषि प्रधान है। दलहन उत्पादन में भारत में इसका प्रथम स्थान है। दलहन मतलब दालें वगैरह जो उत्पन्न होती है ना, उसमें दलहन उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान है किसका? एमपी का। दलहन उत्पादन में भारत में एमपी का प्रथम स्थान है। मध्य प्रदेश में अलग अलग खनिज भी पाए जाते हैं, लगभग 20 प्रकार के। उसमें क्या क्या है देखो, हीरा भी मिलता है, मैग्नीज भी मिलता है, तांबा भी मिलता है। इनमें सब में कौन सा नंबर है? इनका प्रथम स्थान है। हीरा मिलता है, मैग्नीज मिलता है, तांबा मिलता है। ये मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर पाया जाता है, जिसमें भारत में इसकी रैंकिंग पहले नंबर की है ना। और एक और अपना भारत का इंदौर है, वो भी पहले नंबर पे। किस वजह से? स्वच्छता के आधार पर। तो इंदौर का भी नाम रोशन हो रहा है ना स्वच्छता के आधार पर। देखो अब ये अपने को बताना है भौगोलिक स्थिति। ये क्वेश्चन में पूछा गया है भौगोलिक स्थिति। तो ये अक्षांतीय विस्तार, जो उत्तरी अक्षांश, ये 21 डिग्री 6 से है 26 डिग्री 30 डिग्री तक। 21 डिग्री 6 से 26 डिग्री 30 तक है। ये कौन सा है? उत्तरी अक्षांश है। ये कौन सा है? उत्तरी अक्षांश। ये मैं आपको दिखाऊं तो इस प्रकार से, अगर ये पूरा विश्व होता है ना, ये विश्व, ये तो अपना भारत यहाँ पर कहीं पर है, ठीक है। ऐसा यहाँ पर है अपना भारत, ठीक है। तो यहाँ पर देखें अपन, तो ये कौन सा आता है? उत्तर। और इधर क्या होता है? पूर्व। और यहाँ जब सेंटर से देखते हैं ना, तो अपन दिखते हैं किधर? पूरब साइड, और ऊपर मतलब उत्तर साइड। ऊपर देखते हैं, देखो ये जो लाइन है, यहाँ से कोई देखेगा तो क्या दिखेगा? ऊपर, मतलब उत्तर दिशा में। और यहाँ से देखेंगे तो किधर दिखेंगे? पूर्व। तो इसलिए देखो क्या लिखा है? उत्तरी अक्षांश और पूर्वी अक्षांश। उत्तरी का पूछा जाता है और
पूर्वी का पूछा जाता है। तो पहले बोला है अक्षांशीय विस्तार कितना है, उत्तरी अक्षांश वाला कितना है, तो ये है 21 डिग्री 6 से 26 डिग्री 30 तक। ये याद करने वाली है, इसको याद ही करना पड़ेगा। 21 डिग्री 6 से 26 डिग्री 30 तक उत्तरी अक्षांश है, और पूर्वी जो देशांतर है वो कितना है, 74 डिग्री 9 से 82 डिग्री 48 पूर्वी देशांतर के मध्य में है। ये अपने को याद करना पड़ेगा, और ये आसान सी चीज़ें, ये आराम से याद हो जाएगी। मध्य प्रदेश का जो नक्शा है उसमें देखें अपन, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई, उत्तर से दक्षिण मतलब ऊपर से नीचे की लंबाई कितनी है, केवल 605 किलोमीटर। अगर एमपी का नक्शा देखेंगे ना, तो ऊपर से नीचे, ऊपर क्या होता है उत्तर, नीचे क्या होता है दक्षिण, तो ऊपर से नीचे की लंबाई अगर देखें, जैसे सबसे ऊपर क्या है मुरैना, सबसे ऊपर क्या है मुरैना, सबसे नीचे क्या है बुरहानपुर, तो ऊपर से नीचे तक की लंबाई देखें तो कितने किलोमीटर आएगी, 605 किलोमीटर। और वही जब पूरब से पश्चिम देखेंगे ना, तो 870 किलोमीटर आएगी। सबसे पूरब में क्या है सिंगरौली, सबसे लास्ट में क्या है अलीराजपुर। तो ऐसे में देखेंगे ना पूरब से पश्चिम, तो कितने किलोमीटर आएगी 870। उत्तर से नीचे दक्षिण की ओर देखोगे तो केवल 605 किलोमीटर है। नक्शा भी देखते हो तो वो इस प्रकार से ज़्यादा दिखता है और ऊपर नीचे कम दिखता है ना। तो ऊपर से नीचे देखेंगे अपन, उत्तर से दक्षिण तो 605 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और अगर पूरब से पश्चिम देखेंगे तो 870 किलोमीटर का डिस्टेंस इसमें पाया गया है। ठीक है, वही पश्चिम और पश्चिम से पूर्व में जो समय अंतर है, वो 34 मिनट का है ना। पश्चिम से पूर्व में जो मध्य प्रदेश का जो समय अंतर होता है ना, वो समय अंतर कितने मिनट का है, 34 मिनट का है। और जो मानक समय रेखा है वो कहाँ से गुजरती है, सिंगरौली से गुजरती है। मानक समय रेखा सिंगरौली से गुजरती है। अब ये ज़िले तो अपने को याद करना ही है, याद करना है। इसमें क्या याद करना है, देखो सबसे पहले तो अपने मध्य प्रदेश को कौन कौन से राज्य स्पर्श करते हैं, तो कौन कौन सा करता है। पहले तो उत्तर दिशा में कौन सा, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश को कितने ज़िले लगते हैं, 14 ज़िले। तो ये पूरे 14 ज़िलों के नाम हैं। भिंड, ये मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निमाड़ी। इनको ये मैं आपको नक्शे से बताऊंगा एक बार। अभी लास्ट में नक्शा ओपन करके नक्शे में टिक लगा के बताऊंगा ये 14 ज़िले कौन से हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श कर रहे हैं। फिर राजस्थान को कितने करते हैं, राजस्थान को 10 करते हैं। ये 10 के नाम है ना, ये अभी अपन निकाल के देख लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद गुजरात को कितने करते हैं, 2 करते हैं। कौन कौन से, अलीराजपुर और झाबुआ, 2 ही करते हैं। महाराष्ट्र को कितने करते हैं, 10। और छत्तीसगढ़ को कितने करते हैं, 7। तो ये तो अपन निकाल के अलग से कर लेंगे। ठीक है, नक्शा निकालेंगे और नक्शे में करेंगे तो अच्छे से वो याद होगा। ये अपने को याद करना, ये अपन कर चुके हैं प्रतीक चिन्ह। तो प्रतीक चिन्ह में सबसे पहले अपन ने पढ़ा था बारहसिंगा। राजकीय जो पशु है वो कौन सा है, बारहसिंगा है। जो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है वो बारहसिंगा है। और इसमें याद करने वाली चीज़ है उसकी प्रजाति कौन सी है, तो ब्रेडरी प्रजाति का होना चाहिए। वैज्ञानिक नाम अगर पूछे तो ये आपको नाम याद रखना है, रोजवर्थ दुआओसेली। लेकिन इसका जो प्रजाति है ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है। तो प्रजाति कौन सी है, ब्रेडरी प्रजाति। इसका जो बहुतुल्य स्थान अपन ने पढ़ा था कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो क्षेत्र कौन सा है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। और ये कहाँ है, मंडला और बालाघाट। कौन सा संभाग, जबलपुर संभाग है ना। तो ये कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश का, वो है मंडला बालाघाट में। और यहाँ पर ये बारहसिंगा की जो प्रजाति है वो पाई जाती है। कौन सी प्रजाति, ब्रेडरी प्रजाति का। इसको घोषित कब किया गया, वर्ष 1981 में इसे राजकीय पशु घोषित किया गया बारहसिंगा को। और इसका एक शुभंकर जारी किया गया था 2017 में। तो शुभंकर का नाम क्या है, 2017 में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान ने एक शुभंकर जारी किया, उसका नाम था भूरसिंह द बारहसिंगा। भूरसिंह द बारहसिंगा के नाम से शुभंकर, एक मस्कट जो बोलते हैं ना, वो जारी किया गया था। तो 2017 में। तो अगर पशु से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो इसमें से 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। राजकीय पशु मध्य प्रदेश का बारहसिंगा, उसकी प्रजाति कौन सी होना चाहिए, ब्रेडरी प्रजाति। उसका बहुतुल्य क्षेत्र सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। ये कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मंडला बालाघाट। ठीक है, ये मंडला बालाघाट किस संभाग में है, जबलपुर संभाग। इसको घोषित किस वर्ष में किया गया, 1981 में किया गया। इसका शुभंकर एक जारी हुआ कब हुआ, 2017 में हुआ। 2017 में शुभंकर जारी किया, उसका नाम क्या है,
भूरसिंह द बारहसिंगा। अब ये अपन ने पढ़ा राजकीय पशु। अब राजकीय पक्षी, पक्षी कौन सा है? दूधराज, है ना। जो राजकीय पक्षी वो कौन सा है? दूधराज। अब ये दूधराज की आपको फोटो भी दिख रही है ना। अब इसमें इसको और क्या नाम बताया था मैंने? अगला नाम क्या था? पैराडाइज फ्लाई कैचर, पैराडाइज फ्लाई कैचर, और इसी को कहा गया है शाहबुलबुल। पैराडाइज फ्लाई कैचर और शाहबुलबुल। तो इन 3 नामों में कुछ भी नाम आ सकता है एग्जाम में। राजकीय पक्षी दूधराज है, उसको अन्य क्या क्या नामों से जाना जाता है? तो पैराडाइज फ्लाई कैचर से या शाहबुलबुल से। ठीक है। ये किस किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये अभ्यारण्यों में पाया जाता है। एक तो सरदारपुर अभ्यारण्य है, वो कहाँ पर है? धार जिले में। सरदारपुर अभ्यारण्य कहाँ पर है? धार जिले में। अब बताओ ये धार जिला किस में है? इंदौर में है। धार जिला किस में है? इंदौर में। मतलब सरदारपुर अभ्यारण्य जो है वो इंदौर संभाग में लगता है। सरदारपुर अभ्यारण्य जो है वो कहाँ पर है? इंदौर संभाग में। जिला कौन सा है? धार। एक और अभ्यारण्य है सेलाना अभ्यारण्य, तो ये कहाँ पर है? रतलाम में। तो यहाँ भी ये पाया जाता है कौन सा? दूधराज। तो ये सेलाना जो अभ्यारण्य है ये कहाँ पे है? रतलाम में। तो ये रतलाम किस संभाग में है? उज्जैन संभाग में। रतलाम उज्जैन संभाग में, और ये धार इंदौर संभाग में है। तो ये अपना राजकीय जो पक्षी दूधराज है, इसको भी 1981 में घोषित किया गया था राजकीय पक्षी के रूप में। तो एक पढ़ा अपन ने पशु और एक पक्षी। पशु क्या है? बारहसिंगा। पक्षी क्या है? दूधराज। दोनों का वर्ष सेम है, 1981। अभी जो शुरू में मैंने लिए हैं सब 1981 वाले लिए हैं, सबसे पहले वाले। ठीक है। अब इसके बाद आएगा वृक्ष। वृक्ष क्या है अपना? राजकीय वृक्ष क्या है? बरगद। इसको भी 1981 में ही लिया गया है। राजकीय वृक्ष क्या है? बरगद। ठीक है। इसको बट वृक्ष भी लिखा हुआ मिलेगा कहीं कहीं पर, बट वृक्ष, है ना, बरगद का वृक्ष। ये पूरे मध्य प्रदेश में पाया जाता है। अपने हरदा में भी कई जगह देखोगे तो कई जगह पर ये वृक्ष मिल जाएगा जिसमें बड़ी बड़ी बेलाएँ लगी होती है। ठीक है। ये जो दिख रहा है आपको इसी प्रकार का, ये अपना गुप्तेश्वर मंदिर में भी लगा हुआ है ना, जिसके नीचे हनुमान जी का मंदिर है ना। तो और भी जगह पर लगा होगा। ठीक है। तो इसकी प्रजाति कौन सी होना चाहिए? फाइकस होना चाहिए। बहुतुल्य क्षेत्र कौन सा है? तो संपूर्ण मध्य प्रदेश में कहीं भी पाया जाता है। और इसको घोषित कब किया गया? 1981 में। इसमें याद करने वाली चीज़, इसके लिए एक नया पार्क बनाया गया है इंदौर जिले में। इसके लिए एक पार्क बनाया गया है। कहाँ पर? बरगद पार्क बनाया गया है इंदौर के बड़गोदा में। इसका क्या बनाया गया है? पार्क बनाया गया है। तो ये कौन सा है? राजकीय वृक्ष। और ये क्या है? बरगद। कब घोषित किया गया? 1981। तो 1981 में 3 चीज़ें घोषित कर दी गई। सबसे पहले राजकीय पशु बारहसिंगा 1981, फिर राजकीय पक्षी दूधराज 1981, और उसके बाद राजकीय वृक्ष बरगद 1981। ठीक है। आगे देखें अपन मछली। ठीक है। तो मछली कौन सी होना चाहिए? महासीर। राजकीय जो मछली है उसको क्या घोषित किया गया? महासीर मछली होना चाहिए। जो राजकीय मछली है वो कौन सी होना चाहिए? महासीर। इसकी प्रजाति कौन सी होना चाहिए? टोर प्रजाति की होना चाहिए। सिल्वर कलर की जो है इस प्रकार की मछली होती है। इसको पकड़ने पर, बेचने पर पाबंदी लगा दी गई है। इसको पकड़ नहीं सकते। अगर गलती से भी अपने जाल में आ गई तो उसको वापस छोड़ना पड़ता है, क्योंकि ये लुप्त होने की कगार पे आ रही है। इसके लिए इसके प्रजनन केंद्र बनाए जा रहे हैं जिससे इनका उत्पादन बढ़ाया जाए, है ना। तो यहाँ ये महासीर है जो अपनी राजकीय मछली है। कौन सी प्रजाति की? टोर। और ये सबसे ज़्यादा नर्मदा नदी में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी कहाँ से? खरगोन, इधर, है ना। तो नर्मदा नदी में ये पाई जाती है। इसको पकड़ने पर रोक लगी हुई है। इसको पकड़ नहीं सकते। पकड़ा भी गई गलती से तो छोड़ना पड़ता है। इसको कब घोषित किया गया? 2011 में। और इसके लिए एक प्रजनन केंद्र बनाया गया है बड़वाह में। कहाँ पर बनाया गया? बड़वाह में। इसको पालने के लिए, बढ़ाने के लिए कि ये लुप्त होने की कगार पे, तो लुप्त ना हो, इसकी जनसंख्या बढ़ाई जा सके। ठीक है। फिर इसके बाद अपना राष्ट्रगान। मध्य प्रदेश का राष्ट्रगान क्या है? सुख का दाता सबका साथी। मध्य प्रदेश का जो राष्ट्रगान क्या है? सुख का दाता सबका साथी, है ना। ये है मध्य प्रदेश का राष्ट्रगान। और ये घोषित किया गया सन 2010-11 में। इसको घोषित किया गया। इसके रचनाकार कौन है? तो महेश श्रीवास्तव इनके रचनाकार है, और संगीतकार है सुनील झा, है ना। रचनाकार महेश श्रीवास्तव है
और संगीतकार कौन है? सुनील झा। और इसको गाया किसने है? गायन किसने किया? शान ने, शांतनु मुखर्जी। जो शान, जिसे अपन शान नाम से जानते हैं ना, उनका पूरा नाम क्या है? शांतनु मुखर्जी। उन्होंने इसको गाया है। ये मध्य प्रदेश का राजकीय गान है ना, मध्य प्रदेश का राजकीय गान। अब खेल क्या है? मलखंब। देखो ये मलखंब एक लकड़ी होती है जिसके ऊपर करतब दिखाते हैं, है ना, मलखंब। तो ये राजकीय खेल बनाया गया किसको? मलखंब को। कब बनाया गया? सन 2013 में। सन 2013 में इसको घोषित किया गया। ठीक है, मालवा क्षेत्र में होता है ये सबसे ज़्यादा। और इसके लिए विशेष क्वेश्चन की इसकी एक अकादमी बना दी गई है। कहाँ पर बना दी गई है? उज्जैन में। मध्य प्रदेश मलखंब अकादमी उज्जैन में स्थित है ना। और इससे एक सम्मान देने लगे हैं, प्रभास जोशी सम्मान मलखंब क्षेत्र में दिया जाता है। जो करतब वगैरह दिखाते हैं तो उसमें जो दिया जाएगा वो कौन सा है? प्रभास जोशी सम्मान। और अपना राजकीय चिन्ह, इसको विशेष रूप से याद रखना है। राजकीय चिन्ह, राजकीय चिन्ह में क्या क्या है? देखो सबसे पहले तो अपने पास क्या होना चाहिए? 24 स्तूप होना चाहिए। जैसे कि अब राजकीय चिन्ह देखोगे ये, तो इसमें क्या है? ये बाहर जो दिख रहे हैं ना, ये क्या है? ये जो है, ये बाहर जो दिख रहे हैं, ये क्या है? 24 स्तूप को प्रतीत करते हैं। 24 स्तूप। ठीक है। फिर दूसरी बात में क्या बोला है? कि इसके अंदर एक व्रत होना चाहिए जो तरक्की को प्रतीत करता है, व्रत होना चाहिए। ठीक है। फिर व्रत के बाद क्या होना चाहिए? विकास को प्रतीत कर रहा है। इसके अंदर ऊपर लिखा जाएगा क्या? मध्य प्रदेश शासन। नीचे क्या लिखा जाएगा? सत्यमेव जयते। ऊपर लिखा जाएगा मध्य प्रदेश शासन और नीचे लिखा जाएगा सत्यमेव जयते। पीछे जो दिख रहा है वो किसका पेड़ है? बरगद का पेड़ है। पीछे जो दिख रहा है ना, वो बरगद का पेड़ है। और इसमें गेहूं और धान की बालियां लगी हुई है। ये जो बालियां लगी हुई है ना, ये काय की है? गेहूं और धान की बालियां लगी है। पीछे लगा है बरगद का पेड़, ऊपर लिखा है सत्यमेव जयते, सॉरी मध्य प्रदेश शासन, और नीचे लिखा है सत्यमेव जयते। और बीच में जो लगा है वो केंद्रीय वृत्त में वो क्या है? अशोक स्तंभ सिंह आकृति को, उसमें अशोक स्तंभ की जो सिंह आकृति है वो उस पर लगाई गई है ना। और बरगद का वृक्ष है। तो ये है मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह। ठीक है। अब इसके बाद पुष्प। मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? सफ़ेद लिली। मध्य प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है सफ़ेद लिली इस प्रकार का दिखता है। ये तो पूरे मध्य प्रदेश में कहीं भी मिल जाता है, कोई ज़्यादा विशेष नहीं है कि ढूंढना पड़े, कहीं भी ये मिल जाता है। लेकिन अपन पहचान पाए वो अलग बात है ना। और राजकीय आम। आम राजकीय फल क्या है? आम है। तो आम, इसको और क्या नाम से जाना जाता है? मैंगी फेरा इंडिका। ये भी पूरे मध्य प्रदेश में कहीं भी मिल जाता है, संपूर्ण मध्य प्रदेश में है। लेकिन इसकी कुछ प्रजाति है। जैसे एक प्रजाति है नूरजहाँ, जो कहाँ पर पाई जाती है? अलीराजपुर में। नूरजहाँ आम की एक प्रजाति है जो अलीराजपुर में पाई जाती है। अलीराजपुर के संभाग में है? इंदौर संभाग में। एक है सुंदर रजा, है ना, सुंदर रजा। ये कहाँ पर पाई जाती है? रीवा में। और रीवा में ही है। ठीक है। मध्य प्रदेश आम अनुसंधान केंद्र खोला गया है कहाँ पर? रीवा जिले के गोविंदगढ़ में आम अनुसंधान केंद्र खोला गया है। अब 2 क्वेश्चन और बचे हैं, बाकी अपना ये जितना पढ़ा है उतना कंप्लीट हो गया है। राजकीय नाट्य क्या है? माच। राजकीय जो नाट्य है वो माच है। और राजकीय नृत्य जो है वो क्या है? राई है। राजकीय नृत्य जो है वो क्या है? राई है। तो इतना अपने को रिवीजन करना है। बाकी एक बार अपन पूरा फिर से रिवीजन करते हैं। और